बेरोजगार और बेरोजगारी के मुद्दे पर आजकल छत्तीसगढ़ की सियासत उफान मार रही है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी पिछले 2 दिनों से लगातार मोदी सरकार और यूपी की योगी सरकार पर हमलावर हैं। ट्वीट पर लगातार निशाने साध रही हैं और केंद्र में है बेरोजगार। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया तो उस ट्वीट का रिप्लाई किया रमन सिंह ने। रमन सिंह ने लिखा कि प्रियंका गांधी जी, आप अपने मुख्यमंत्री पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। यहां नौकरी युवा मांग रहे हैं, उन्हें लाठी मिल रही है। इस पर वार पलटवार सियासत में तो जारी है ही। इसके साथ वो तमाम अभ्यर्थी जो अपनी नियुक्ति की मांग कर रहे थे, जिन पर 7 सितंबर को पुलिस की लाठी पड़ी थी, जिन पर बलवा का केस दर्ज हुआ था, अब उससे खफा अभ्यर्थी 22 सितंबर को सामूहिक गिरफ्तारी देने की बात कर रहे हैं। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा। आइए सबसे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की सियासत इन दिनों बेरोजगारी पर गरमाई हुई है। पिछले 2 दिनों से कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी बेरोजगारों और बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र की मोदी और यूपी की योगी सरकार पर जमकर हमलावर है। एक तरफ जहां प्रियंका गांधी एक के बाद एक कई ट्वीट कर दोनों सरकारों को निशाने पर ले रही थी, तो उन्हीं के ट्वीट के सहारे छत्तीसगढ़ बीजेपी ने भूपेश सरकार को घेर लिया। पूर्व सीएम रमन सिंह ने प्रियंका गांधी के ट्वीट पर रिप्लाई किया। उन्होंने लिखा, प्रियंका गांधी जी, थोड़ा ध्यान छत्तीसगढ़ के युवाओं पर भी दीजिए और अपने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को समझाइए। ना नई नौकरियां निकल रही हैं, ना रुकी हुई भर्तियों की ज्वाइनिंग हो रही है, ना बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। आवाज उठाने पर डंडे और बलवा का केस दर्ज हो रहा है। एक तरफ जहां ट्विटर पर बेरोजगारों के लिए सियासत का दर्द छलक रहा है, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में बेरोजगारों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। शिक्षक भर्ती परीक्षा आगे बढ़ाने को लेकर जब प्रदेश के युवा सड़क पर उतरे, तो मुख्यमंत्री ने मामले में 1 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी, तो दूसरी तरफ बेरोजगारों पर बलवा का केस दर्ज कर लिया गया। इस एफआईआर के खिलाफ अब अभ्यर्थियों ने 22 सितंबर को सामूहिक गिरफ्तारी का ऐलान कर दिया है। प्रियंका का ट्वीट, रमन सिंह का रिप्लाई और बेरोजगारों के ऐलान के बाद अब प्रदेश की सियासत उफान मार रही है। यहाँ के बेरोजगारों को न नौकरी मिल पा रही है, जो उनकी नियुक्तियां होना है जिसकी प्रक्रिया हो गई है उस पर कोई काम नहीं हो पा रहा है, और यहाँ तक कि बेरोजगारी भत्ता जो देने का आपने संकल्प लिया था जन घोषणा पत्र में, उसका 1 रुपए भी बेरोजगारों के खाते में नहीं जा रहा है। ये सबसे बड़ी असफलता है। सत्ता जाने के बाद ट्विटर से बाहर निकल नहीं पा रहे रमन सिंह जी। उनको ट्विटर से बाहर निकलकर छत्तीसगढ़ के विकास को देखना चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने छत्तीसगढ़ के जनता से के वादों को पूरा किया है, और जो आपने 15 साल तक जो विकास के झूठे तस्वीर दिखाकर जो छत्तीसगढ़ की जनता को ठगने का काम किया था, अब वो तस्वीर बदल चुकी है। अब सवाल ये है, क्या बेरोजगारी के खिलाफ जंग सरकार का चेहरा और पार्टी देखकर लड़ी जा रही है? सवाल ये है, क्या ट्विटर पर घमासान करने से बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी? और सवाल ये है कि विपक्ष में रहकर किए गए वादे सरकार में फैसलों में कब बदलेंगे? रजनी ठाकुर, जी मीडिया, रायपुर। सवाल बहुत से हैं। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस नेता राजेंद्र तिवारी जी, इसके साथ साथ बीजेपी की तरफ से सच्चिदानंद उपासने जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तिवारी जी, स्वागत है आपका। उपासने जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल तिवारी जी आपसे, तो क्या बेरोजगारों के लिए दर्द जो उठता है वो सरकारों का चेहरा देखकर उठता है कि किस प्रदेश में या किस देश में, देश के केंद्र में किसकी सरकार है? क्योंकि जिन शब्दों का इस्तेमाल प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को घेरने के लिए किया, कमोबेश उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल छत्तीसगढ़ बीजेपी आपके खिलाफ कर रही है। लाठियां पड़ रही हैं, नियुक्तियां मांग रहे हैं अगर अभ्यर्थी। तो यह है आसिफ जी कि कम से कम रोजगार को लेकर के, बेरोजगारों के दर्द को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को तो एक शब्द नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने इस देश का ऐसा सत्यानाश किया हुआ है। इनका तो वायदा था कि 2 करोड़ लोगों को हर वर्ष रोजगार देंगे, और हालत यह है कि सेंट्रल मॉनिटरिंग फॉर इंडियन इकोनॉमी की जो रिपोर्ट आई है कोरोना के बाद में, हालत यह थी कि 10 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए। पिछले 2 महीनों में 1 करोड़ 70 लाख लोगों की नौकरी चली गई। नौकरी देने की बात तो जाने दीजिए, नौकरी लोगों की चली गई करोड़ों की संख्या में। 24% लोगों की आमदनी घटी है। 24% घरों के लोगों की आमदनी घटी है।
ये सेंट्रल मॉनिटरिंग फॉर इंडियन इकोनॉमी की ताजा रिपोर्ट में बता रहा हूं आपको। तो ये सरकार जिसने देश की इकोनॉमी को गर्त में डालने का काम किया, 23.9% पूरी दुनिया में अगर जीडीपी कहीं पर सबसे ज्यादा गिरी है तो वो हिंदुस्तान में गिरी है। ये सुपा बोले तो बोले, चल नहीं बोल रहे हैं, ये नाक लगा के बात कर रहे हैं। नरेंद्र भाई मोदी की एक बड़ी विशेषता है कि वो पहले कार्रवाई करते हैं, बाद में सोचने का काम करते हैं, और बाद में उनके द्वारा किए गए कृत्य से पूरा हिंदुस्तान भुगतता रहता है। 22 तारीख को थाली पिटवा दिया था ना उन्होंने, उसके बाद में दिया भी जलवा दिया था। 18 दिन में महाभारत जीत लिए थे हम, अब 21 दिन में कोरोना जीत लेंगे। ऐसे करके लगभग 2 महीने जो लॉकडाउन किया, तो ऐसी दुर्गति हुई है लोगों की कि आर्थिक स्थिति तो तबाह हुई, लोगों की नौकरियां चली गई। ठीक, नहीं राजेंद्र जी, मैं देखिए आपने आपके मन में सरकार को लेके जितनी भड़ास थी, गुस्सा था, वो आपने मेरे पहले सवाल के जवाब में निकाल दी। मैं तो अभी भी मेरा सवाल वहीं खड़ा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अभ्यर्थी अगर आपसे नियुक्ति मांग रहा है छत्तीसगढ़ में, तो उसकी कमर पर लाठी पड़ रही है और नतीजा उस पर बलवे का केस दर्ज हुआ। अब उसने ऐलान कर दिया, आपको जानकारी होगी कि 22 सितंबर को सामूहिक गिरफ्तारी देने जा रहे हैं अभ्यर्थी। हाँ आसिफ भाई, आप सुन लीजिए। पहला तो जो उन्होंने कहा था, मैं उस पर टिप्पणी करने के बाद अब आगे बढ़ता हूँ। 14,580 शिक्षकों की भर्ती का हम प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं। पिछले 5 दिन पहले जैसे ही मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये बात आई कि उनकी भर्ती अब तक संपूर्ण नहीं हो पाई है, उन्होंने कड़ाई से आदेश दिया और 1 हफ्ते के अंदर कहा कि रिपोर्ट दें और तत्काल उनकी भर्ती प्रारंभ करें। केवल शिक्षकों की भर्ती का मामला नहीं है, हम 6,500 स्वास्थ्य कर्मियों की, जिसमें बड़ी संख्या में डॉक्टर और टेक्नीशियंस हैं, उनकी भर्ती करने जा रहे हैं। 800 पीएससी के लोगों की हम भर्ती करने जा रहे हैं, 400 रेंजर की भर्ती करने जा रहे हैं और 1500 हायर एजुकेशन में भर्ती करने जा रहे हैं। तो हम अपने सीमित साधनों में, और अच्छा मैं अपना दर्द भी बताना चाहूंगा आसिफ जी आपसे कि केंद्र की सरकार रंच मात्र मदद नहीं कर रही है। 2,828 करोड़ रुपए हमको जीएसटी का पैसा लेना है, वो अटका करके रखा हुआ है। 4,140 करोड़ रुपए हमको कोयले का पैसा लेना है, वो अटका करके रखा हुआ है। आपके पास इसमें तिवारी जी देखिए, इसमें तो ये बात अलग हो जाएगी। मैं लौट रहा हूँ इस पर आपके पास तिवारी जी। उनके प्रति उपासनी साहब आपके पास आ रहा हूँ। तिवारी जी आता हूँ आपके पास, उपासनी जी आपके पास आ रहा हूँ। जितने आंकड़े बताए, 14,580 शिक्षक, 6,000 के आसपास नर्सेस, डॉक्टर और जो गिनती बताई तिवारी जी ने, इससे आप संतुष्ट है? बीजेपी संतुष्ट है या आप अभी भी उस पर कायम है कि आप ही का चुनावी वादा था कांग्रेस का कि बेरोजगारों को भत्ता दिया जाएगा, वो सारी मांगे भी पूरी होनी चाहिए? देखिए, आप इनका जनघोषणा पत्र उठाकर पढ़ेंगे। जनघोषणा पत्र में जो पूरा गंगा जल हाथ में लेकर उन्होंने घोषित किया था, उसमें ये कहा था कि हम सत्ता में आने के बाद 1 वर्ष के अंदर 50,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे। और 1 वर्ष तो कब का बीत गया। 50,000 शिक्षकों की भर्ती का क्या हुआ? वैसे ही जैसे शराबबंदी का हो गया। ये केवल बड़े बड़े आंकड़े बताकर जो है, आज यदि 15,000 शिक्षक अपनी मांग को लेकर सड़कों पर आते हैं तो आप पुलिस के डंडों से उनको जो है हकाल देते हैं और उनको कहते हैं शाम को कि हम 7 दिन में रिपोर्ट मांगेंगे। आप क्या इतनी आपकी सरकार यह है कि आपके पास रिपोर्ट नहीं है? क्या आपके संज्ञान में नहीं है कि 15,000 आपके 14,850 580 शिक्षकों के लिए आपने खुद नियुक्ति निकाली थी सरकार ने? आप काहे का संज्ञान लेंगे? आप ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी का जब संज्ञान में आया तो बिना संज्ञान के ही अधिकारी विज्ञापन निकाल देते हैं। वो किसी प्रकार मालूम नहीं होता है। 22 तारीख को उनको अंतिम अल्टीमेटम दिया जाता है सरकार को। क्या उस अल्टीमेटम से भी संज्ञान नहीं है मुख्यमंत्री जी का? क्या अधिकारी नहीं बताते हैं? क्या अखबारों में नहीं? उपासनी जी, आपका सवाल वाजिब है, लेकिन मेरा भी आपसे एक सवाल है। उपासनी जी, क्या सरकार जाते ही पिछली सरकारों के जितने काम हैं या जितनी अधूरी घोषणाएं हैं, क्या उन सबको भूल जाना चाहिए? मुझे याद है 2003 में जब पहली बार आपकी सरकार बनी तो उससे पहले रमन सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर तमाम संविदा कर्मचारियों के मंच पर जाते थे और कहते थे कि हम सबसे पहले जब सरकार बनेगी आपका नियमितीकरण कर देंगे। 15 साल की सरकार में आपकी कभी असल जो परमानेंट शिक्षक है उनकी भर्ती नहीं हुई, पहली बार भर्ती होने जा रही है। क्या ये बात ठीक नहीं उपासने साहब? देखिए, शिक्षा कर्मियों के लिए, संस्था के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अनेक प्रकार के तिवारी जी, आता हूं आपके पास। आज का शिक्षा कर्मी
जो कभी नहीं हुआ वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनके वेतन से लेकर उनकी नियुक्तियों को स्थायित्व देने के हिसाब से सारी बातें जो है माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में और सुविधा में भी बहुत से विभागों में उनको स्थायी करने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया गया। इस प्रकार ये नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी की सरकार में कुछ नहीं किया गया। बीजेपी की सरकार में भारी मात्रा में नियुक्तियां जो अभी उस सरकार के जाने के बाद पुलिस शिक्षक पुलिस की भर्ती जो है वो सारी प्रक्रिया हो गई थी, सारा नियुक्ति हो गया था, सबको इन्होंने रोक दिया। हाईकोर्ट ने आदेश दिया, उसके बाद भी आज तक बाढ़ जो हो रहा है कि हमारी नियुक्तियां होगी, एसआई की नियुक्तियां लगभग पूरी हो गई थी, उसको भी इन्होंने रोक दिया। तो इस प्रकार से सारी नियुक्तियों को ये सरकार में आने के बाद पिछली सरकार की सारी कार्रवाइयां पूरी हो गई थी, केवल नियुक्ति आदेश उनको जारी होना था और चुनाव आ गए, आचार संहिता लग गई तो कार्यवाही पूरी नहीं हुई। ये कार्यवाही तक इन्होंने पूरी नहीं की, उनको सारी प्रक्रिया करने के बाद अब ये इनके ही राज की बात है जो प्रक्रिया पूरी हो गई। वो तो उस राज की बात थी जो प्रक्रिया पूरी हो गई, उसको नहीं किया। अपने ही राज्य में प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब काहे की रिपोर्ट मंगाना है। उपासनी जी, मैं आपके पास लौट रहा हूँ। आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब ले लूं उपासनी जी, मैं लौटता हूँ आपके पास। राजेंद्र जी, मेरा जो आपसे अगला सवाल है वो ये कि चूंकि मामला हजारों युवाओं के भविष्य से, उनकी नौकरी से, उनकी नियुक्ति से जुड़ा हुआ है, अब आप रिपोर्ट मंगा रहे हैं, तब क्या ये बात संज्ञान में नहीं आई जबकि विभाग ने कहा था कि अब 1 साल के लिए हम मेरिट लिस्ट को, हम उस लिस्ट को 1 साल के लिए एक्सटेंड करते हैं, उसकी पात्रता बढ़ाते हैं, 1 साल तक वो और वैलिड होगी। तब जबकि हजारों युवाओं से जुड़ी हुई चीज है, संवेदनशील सरकार के लिए क्या ये मायने नहीं रखता? अधिकारियों ने क्या विभाग के मंत्री को नहीं बताया? मंत्री ने मुख्यमंत्री को नहीं बताया? 2-3 बातें आपने जो कहा है, बड़ा सटीक प्रश्न पूछा है आसिफ भाई। मगर आपने इसके पहले सच्चिदानंद जी से जो सवाल पूछा था, मैं उस पर तथ्यात्मक बातें और जोड़ देना चाहूंगा आपकी बात के पक्ष में। इन्होंने तो, इनकी सरकार ने तो वायदा किया था कि हम आदिवासियों के प्रत्येक परिवार से एक सदस्य को नौकरी देंगे। 15 साल तक ये श्रीमान जी लोग भर्ती पर रोक लगा करके बैठे हुए थे। पीएससी की परीक्षा जो हर साल होनी चाहिए थी, 15 साल में इन्होंने केवल 9 बार ली। तो कम से कम ये बात ना करें। और दूसरी बात, आपने जो मुझसे सवाल पूछा है प्रक्रिया के संदर्भ में, ये जरूर है कि हम तो इस कार्य को संपादित कर चुके होते, मगर आसिफ भाई, पूरे देश को जिस तरह से भयंकर महामारी में धकेल दिया है नरेंद्र भाई मोदी ने, अनियंत्रित लॉकडाउन लगा करके, जिसका दुष्परिणाम पूरा भारत नंबर 1 में आ गए हैं आजकल हम लोग मौत के मामले में, और नंबर 2 संक्रमण के मामले में है। अगर थोड़ी सी जांच हमारी तेज हो जाए तो शायद संक्रमण के मामले में भी पूरी दुनिया में हम नंबर 1 पे रहेंगे। तो हम पिछले 6 महीने से तो कोरोना से जूझ रहे हैं कि हमारे यहाँ दो लोग थे कोरोना से संक्रमित, मगर जैसे ही लॉकडाउन के संदर्भ में जैसे ही हटा और प्रवासी मजदूर आए तो बहुत बड़ी संख्या में संक्रमण बढ़ा। और पूरा ध्यान इस समय सरकार का यह है कि संक्रमण न फैलने पाए और मृत्यु बिल्कुल ना हो। और एक बात और मैं रेखांकित करके कहना चाहूंगा कि भूपेश बघेल जी अत्यंत संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। जितने लोगों को वायदा किया गया है, जिनकी सूची मैंने अभी आपको बताई है, वो व्यक्तिगत दिलचस्पी लेकर के उन लोगों को नौकरी दिलवाएंगे। इसमें कहीं कोई कोताही नहीं है। ये है कि कोरोना के कारण, ये देखिए, कोरोना आया मार्च के बाद, आपकी सरकार बन गई थी दिसंबर में, लड़ने की प्राथमिकता हो गई है। जी आसिफ जी, कोरोना आया मार्च के बाद सर, सरकार आपकी बन गई थी दिसंबर में, तो पर्याप्त वक्त नहीं था क्या? नहीं, उसकी प्रक्रिया चालू हुई, मगर हमारे यहाँ चालू हुआ और उसके तत्काल बाद 2 बाई इलेक्शन हुए, फिर उसके बाद नगर निगम, नगर पंचायत के चुनाव हुए। ये लंबी प्रक्रिया और उसके कारण जो आचार संहिता वो लगी हुई थी, तो उस समय करने की स्थिति नहीं थी। जैसे ही हम करने जा रहे थे तो कोड़ के ऊपर खाज बोलते हैं, उस तरह से ये महामारी आई। पूरे देश में इकोनॉमी की स्थिति वैसे ही बहुत सत्यानाश थी, और ऊपर से जिस तरह से तिवारी जी, मैं आपको सुन नहीं पा रहा, कंडीशन फरवरी में बर्बाद थी, और उसके बाद में जब कोरोना आया तो रही सही स्थिति भी खराब हुई। मैं लौट रहा हूं आपके पास तिवारी जी, कि हमको केंद्र सरकार से किसी प्रकार का सहयोग ही नहीं मिल रहा है। मैं लौटता हूं आपके पास। उपासनी जी, आपके पास आ रहा हूं। उपासनी जी, 2 तरह की नौकरी होती है, एक सरकारी और एक प्राइवेट। और सरकारी में 2 तरह की नौकरी होती है, केंद्र की और एक राज्य की। उसमें आप राज्य सरकार से तो नौकरी चाहते हैं, लेकिन वो नौकरियां जो केंद्र पैदा करता है, जो केंद्र की आती हैं, उन पर आप कुछ कहना चाहेंगे?
केंद्र तो समय पर सारी विज्ञापन निकाल रहा है, भर्तियां भी कर रहा है लगातार जो है। रेलवे में आप देखिए इतनी बड़ी मात्रा में भर्ती सरकार के आने के बाद लगातार हुई है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि भाई केंद्र सरकार भर्तियां नहीं कर रही है। सभी मामलों में जहां जहां पर केंद्र के विभाग हैं उन विभागों में लगातार, लेकिन जिस प्रकार की बात राजेंद्र तिवारी जी कह रहे हैं मुझको तो समझ में नहीं आता कि कोरोना का बहाना लेकर आप 14,580 शिक्षकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप संसदीय सचिवों की नियुक्ति कर सकते हैं, आप आयोग निगम आयोग बना सकते हैं, आप विधायकों की संख्या बढ़ा सकते हैं, उनके भत्ते बढ़ा सकते हैं, विधानसभा का सत्र कर सकते हैं। आपके वंशवाद को खुश करने के लिए आप मंत्रियों के बंगलों का, मुख्यमंत्री के बंगलों का, विधानसभा भवन का शिलान्यास करके उसका निर्माण कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास बजट हो सकता है। अंग्रेजी स्कूल आपने दिखाने के लिए प्रारंभ किए, उसके शिक्षकों की भर्ती आप कर सकते हैं। उसमें आप अंग्रेजी पढ़े हुए शिक्षकों को आपने भर्ती किया संविदा के रूप में। ठीक है, उपासनी जी काम भी गिना रहे हैं, इसके साथ साथ पूछ रहे हैं कि जब इतना बजट वहां खर्च किया जाता है तो शिक्षकों को बजट क्यों नहीं दिया जा सकता है। दिक्कत कुछ है, मैं आप दोनों को ठीक से सुन नहीं पा रहा। बहुत शुक्रिया तिवारी जी, आपने अपनी बात रखी। उपासनी जी धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस और बीजेपी बेरोजगारों को लेकर तिलमिलाए हुए हैं, हाय तौबा मची हुई है, लेकिन बेरोजगारों की क्या किसी को असल सुध है? पहली बात ये। दूसरी बात ये कि विपक्ष में रहते हुए तो चुनावी घोषणा पत्र में बेरोजगारी दूर करने के बड़े बड़े अक्षरों में दावे किए जाते हैं, फिर सरकार आने के बाद क्या वो ठंडे बस्ते में चले जाते हैं? आप देखिए कि चाहे बीजेपी सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, अगर अभ्यर्थी यहां जो पास है, जिसका रिजल्ट घोषित है, वो सिर्फ नियुक्ति का इंतजार कर रहा है, उसको नियुक्ति नहीं दी जाती है। और जब उसकी नियुक्ति के लिए मेरिट को 1 साल का जो वक्त मिलता है नियमों के मुताबिक, जब वो पूरा होने वाला होता है तो नियुक्ति नहीं मिलती, उस लिस्ट को 1 साल और एक्सटेंड कर दिया जाता है कि अगले 1 साल तक और ये रिजल्ट मान्य है, नियुक्ति दी जाएगी। और जब वो सड़क पर उतरकर अपनी नियुक्ति मांगता है तो फिर उसकी कमर पर पड़ती है लाठी। नेता